डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h. तो एक चार्ज है जिसके एक तरफ इन्वर्टेड कोन दिख रहा है अपने को h हाइट का और बेस रेडियस जिसका r है, और एक हेमिस्फेयर है रेडियस r का एक तरफ, है ना. ये चार्ज इनक्लोज्ड है पूरी तरफ से, फिगर में शोन है. अपने को पूछा इस सवाल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कॉनिकल सरफेस, वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और n की वैल्यू अपने को बतानी है. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का गॉस लॉ का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया इस बार. हालांकि हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से हम गॉस लॉ लगाएं तो नेट फ्लक्स जो होता है बच्चों, वो अपन लिख सकते हैं नेट फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस. तो ये जो पूरा सरफेस है, दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस एंड द कॉनिकल सरफेस मिला कि ये पूरा क्लोज्ड सरफेस है. इसमें मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है बच्चों वो आप देख सकते हो क्यू के बराबर है. तो आई कैन राइट दिस एज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये नेट फ्लक्स हो गया बच्चों, है ना, टोटल से. अब सिर्फ अपने से पूछा गया कॉनिकल सरफेस से, तो नेट फ्लक्स इतना है. सिर्फ हेमिस्फेरिकल वाले रीजन से अगर हम फ्लक्स बताएं बच्चों, तो हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज सेंटर पे हो किसी कंप्लीट स्फेयर के, तो इस स्फेयर के थ्रू फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. दिस इज नेट फ्लक्स थ्रू होल स्फेयर. और अगर हेमिस्फेयर के थ्रू देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फील्ड लाइंस की संख्या होगी वो जितना इससे पास कर रही होंगी उतना ही इससे पास कर रही होंगी. तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स को मैं बोल सकता हूँ इसका आधा. तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2. तो सिमिलरली बच्चों इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये फ्लक्स हेमिस्फेरिकल सरफेस और कॉनिकल सरफेस मिला करके इतने के बराबर है. सिर्फ कॉनिकल सरफेस से निकालना है अपने को, तो हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स को मैं बोल सकता हूँ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो बचा हुआ बाकी कॉनिकल सरफेस से जो होगा, तो फ्लक्स थ्रू कॉनिकल सरफेस कैन बी रिटन एज टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस which is q upon 2 epsilon naught. This gives us q upon 2 epsilon naught. तो बच्चों ये फ्लक्स हो गया कॉनिकल सरफेस के थ्रू, और इसको अपने को दिया हुआ है nq अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. तो इसको मैं nq अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर लेता हूँ. तो यहाँ से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की जो वैल्यू है बच्चों वो अपने को 3 के बराबर मिलेगी, है ना, 3. तो जिसका आंसर 3 होगा बच्चों. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान. सिर्फ अपने को फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस लिखना आना होना चाहिए. और हम जानते हैं ये तो कि टोटल हेमिस्फेयर के थ्रू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आधे स्फेयर मतलब हेमिस्फेयर के थ्रू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 हो जाएगा. तो उसका यूज़ करते हुए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर से जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 में मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एसएचएम का सवाल है. पढ़ते हैं सवाल को. ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास m. तो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसमें कोई ब्लॉक है या कोई बॉब मास m का मान लेते हैं. ये किसी स्प्रिंग से अटैच है, लेटर से, है ना, ये किसी स्प्रिंग से अटैच है. क्वेश्चन में इसका मेंशन है कि मास 0.1 kg है. तो इसका मास अपने को गिवन है, दिस मास इज 0.1 kg. आगे बोलता है क्वेश्चन में कि इसको स्प्रिंग से अटैच किया है जिसकी नेचुरल लेंथ 0.1 मीटर है. स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं इंसर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, ये अपने को यूज करना है आगे. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.009 है, और वो तब है जब स्प्रिंग का लेंथ L0 से ज़्यादा हो. मतलब अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंशन हो स्प्रिंग में, तो K जो होगा स्प्रिंग का वो ये होगा, है ना. और स्प्रिंग का K बदल जाता है, कोई स्पेशल टाइप की स्प्रिंग है जिसका K बदल जाता है, K का वैल्यू 0.016 हो जाता है अगर वो कंप्रेशन में हो. उसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की लेंथ वो नेचुरल लेंथ से कम है, L0 इज नेचुरल लेंथ, मतलब वो कंप्रेशन में है, तो उसकी वैल्यू जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये K2 के बराबर हो जाती है. तो इनिशियली इसको रिलीज किया हमने 0.5 मीटर से. मतलब बेसिकली अगर ये नेचुरल लेंथ है, लेटर से ये नेचुरल लेंथ पर है ना, तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे नहीं है, t इक्वल्स टू 0 पे ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे ना. दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल्स टू 0. यहाँ से रिलीज किया मतलब एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है ना, वो अपने को यहाँ पे दिख सकता है. वो 0.15 ओवरऑल लेंथ है स्प्रिंग की L की, है ना. तो उसमें 0.1 जो उसकी नेचुरल लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बेसिकली ये लेंथ है 0.05 मीटर, है ना.
ये इतना एक्सटेंशन है स्प्रिंग। तो यहाँ से इसको रिलीज किया है हमने और अपने को बोल रहा है कि हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ वैलिड है मतलब स्प्रिंग के फोर्स को मैं kx के बराबर लिख सकता हूँ। अपने से पूछा गया कि टाइम पीरियड ऑफ फुल ऑसिलेशन अगर n पाई है तो अपने को n की वैल्यू बतानी, क्लोजेस्ट इंटीजर जो भी हो n वो बताना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को वैसे सोच सकते हैं कि जब हम यहाँ से रिलीज करेंगे, एक्सटेंडेड पोजीशन से ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तो ये SHM परफॉर्म करेगा, है ना, kx का फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और ये भागता हुआ मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। उस वक्त जो इसका k फॉलो हो रहा है वो k1 है और यहाँ से यहाँ का टाइम को मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड बाय 4। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड इसका 0.5 मीटर के अराउंड रहना है जब ये यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से यहाँ तक के मोशन को अगर सोचे तो एक्सट्रीम से मीन तक, है ना। और उस वक्त जो k फॉलो हो रहा है वो k को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो k ये वाला k1 फॉलो हो रहा है। टाइम पीरियड को t/4 लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड को, और ये t को मैं लिख सकता हूँ 1/4 टाइम पीरियड जो पूरा अगर SHM होता तो उस स्प्रिंग के थ्रू तो वो 2π√/m/k1, है ना। ये पूरा टाइम पीरियड हो गया एक ऑसिलेशन का अगर हर वक्त k का वैल्यू k1 के बराबर होता, लेकिन हमें सिर्फ t/4 तक के लिए वो चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, एक्सट्रीम से मीन तक के लिए। नाउ फर्दर, अब मीन से फर्दर ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम तक जब जाएगा तो इस बार एम्पलीट्यूड सेम नहीं होने वाला है क्योंकि k की वैल्यू बदल जाएगी। तो हालांकि टाइम जो लगेगा उसको अगेन हम t/4 बोल सकते हैं, पर ये t' बोलना चाहिए अपने को क्योंकि k बदल चुका है। तो अब जो ऑसिलेशन हाफ 1/4 ऑसिलेशन होगा उसके टाइम पीरियड को मैं बोलता हूँ t'/4, है ना। यहाँ पे t' को मैं लिख सकता हूँ t'1/4 इंटू t' को पुट कर सकता हूँ 2π√/m/k2। मतलब अगर ये स्प्रिंग का k k2 के बराबर रहता और वो फुल ऑसिलेशन करता तो जो टाइम पीरियड होता उसको मैं t' बोल रहा हूँ। नाउ फर्दर ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम से बैक आएगा अपने मीन पोजीशन तक, तो फिर से जो टाइम लगेगा वो वापस से t'/4 लगेगा एंड अगेन मीन से फिर से वो अपने राइट एक्सट्रीम तक जाएगा और उसमें टाइम t/4 लगेगा। तो बेसिकली टाइम हो गया यहाँ से एक्सट्रीम से मीन t/4, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम t'/4, अगेन लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन t'/4 एंड अगेन मीन से राइट एक्सट्रीम t/4। तो बेसिकली ये आंसर होगा अपने पास कि t/4 प्लस t'/4 प्लस t'/4 एंड देन प्लस t/4, ये होना है अपने पास टाइम। इसको अपन देखें बच्चों तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t/2 प्लस t'/2, है ना। अब t और t' की वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली पुट कर सकते हैं अपन। यहाँ पे t' मैंने लिख के दिखाया भी था पहले, इतना सा t' है, उस टाइम पे मैं t'/4 लिख रहा था तो ये 4 का फैक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/4 का, पर सिर्फ t और t' को 1/2 कॉमन ले लेते हैं और t और t' लिखते वक्त आपको ये बात समझ में आएगी कि 2π√/m ये कॉमन आने वाला है। तो इसको मैं लिखता हूँ और कॉमन लेने के बाद साथ में लिखता हूँ, तो 1/2 तो कॉमन आने ही वाला है, साथ में 2π और √m भी कॉमन आने वाला है ना। तो बाकी जो बचेंगी चीज़ें वो बचेंगी 1/k1 प्लस 1/k2 रूट के अंदर में, ये टर्म बचेंगी, है ना। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं बच्चों, है ना। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये पाई तो मिल गया अपने को। अपना आंसर जो वो n पाई के फॉर्मेट में, तो ये पाई तो यहाँ दिख गया अपने को, तो ये इसकी जो भी वैल्यू आनी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मास 0.1 kg मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ये पाई को ऐसे कैसे रहने दिया मैंने, तो √m, तो √0.1 एक तो ये है अपने पास, और यहाँ पे अपने पास है 1/√k1, k1 इज यू कैन सी 0.009, तो 0.009 प्लस 1/k2 और ये k2 हो जाएगा 0.016, है ना। तो इसको अपन देखें बच्चों सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे आएगा और ऊपर 1000 जाएगा, है ना, यहाँ रूट में 1000, तो उसको 10√10 लिख लेंगे। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और 10√10 ऊपर जाएगा, इसको मैं 1/√10 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्या मिलने वाला है अपने को, ये जो टर्म मिलने वाली, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टर्म मिलने वाली है पाई, ये 1/√10 है ना, दिस इज 1/√10, और ये जो टर्म आने वाली इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर 10√10 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 1/3 है एंड दिस इज 1/4, तो ये कहीं ना कहीं 7/12 बनेगा, है ना। तो ये √10 कट जाएगा, तो पाई के साथ जो फैक्टर, ये 1 लिखा है मैंने, जो पाई के साथ फैक्टर बच रहा है बच्चों वो आप देख सकते हो, दिस इज पाई इंटू 10 इंटू 7/12, है ना।
तो ये 70/12 नियरली 5.8 के आसपास ये टर्म मिलेगी। तो पाई इंटू 5.8 के आसपास ये टर्म है, तो नियरली जो इंटीजर है उसको मैं 6 मान सकता हूँ 5.8 को। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर था, बट स्टिल क्वेश्चन में सच बहुत कोई टफ कंसेप्ट नहीं था, तो इसको हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो SHM का एक सवाल जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है ना। एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अपने को मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है। इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही सेम डायरेक्शन में किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। अपने को मिरर की स्पीड दे तो नहीं रखी, वही अपने को निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम, मतलब मिरर की जो स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है 15। तो मतलब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है ये 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिख रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज u विच इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो u की वैल्यू आप देख सकते हो, u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो इस मोमेंट पर u की वैल्यू 30 के बराबर है, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने को क्या पूछा गया कि हाँ vm मिरर की इमेज, मिरर की वेलोसिटी सो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो इमेज की हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो, स्टेशनरी हो, ऐसा लिख रखा है कि इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, है ना। तो इस वक्त जो इमेज बन रहा है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए, है ना। तो मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए हम जानते हैं बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इनटू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आई होप ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ तक आप पहुँच भी सकते हैं मिरर फॉर्मूले को लिखकर डिफ्रेंशिएट करके, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट करके आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये वीएम, दिस इज मिरर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही अपने को निकालना है। और इस साइड मेरे पास है माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये टर्म अपने पास जीरो है, ये अपने को पता है ना। इसमें और क्या पता है अपने को, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं 15 मान सकता हूँ प्लस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना। साइन कन्वेंशन से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ मैं, तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव मान सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन और अगर मिल जाए अपने को तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं बच्चों, फोकल लेंथ पता है अपने को 10 सेंटीमीटर है और u की वैल्यू 30 है। तो मिरर फॉर्मूले से भी आप v निकाल सकते हैं, यहाँ पे u को आप -30 पुट करें, है ना। ये डायरेक्ट मैग्निफिकेशन याद हो u और f के टर्म्स में तो वैसे भी निकाल सकते हैं, हालांकि मैं एक्सप्लेन करने के पर्पज से इसको पूरा बता देता हूँ। f को आप -10 पुट कर लें, साइन कन्वेंशन में मैंने इधर पॉजिटिव लिया है और इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ से सॉल्व करके अगर आप v निकालोगे तो v की वैल्यू आपको -15 मिलेगी। तो रियल इमेज तो बनी रहा है, आप देख सकते हैं ना। क्वेश्चन ने बोला भी है कि इमेज रियल है उस टाइम पे, तो इमेज रियल है, ऑफ कोर्स इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और ये v आ गया -15, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज -v/u, वो -1/2 के बराबर आ जाएगा। v को -15 पुट किया, u को -30 पुट किया, तो -v/u से वो मैग्निफिकेशन -1/2 आ गया। इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। तो -vm, दिस इज व्हाट वी नीड, ये चाहिए अपने को। यहाँ पे अपने पास है माइनस, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, तो ये पे 1/4 की टर्म आएगी, है ना। ये अपने को 15 पता है और ये vm अपने को निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये -4vm बनने वाला बच्चों। 4 को इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो, और उधर से एक +vm को वो यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये 4vm एंड दिस साइड वी हैव -15, है ना, -15 है ये, प्लस vm। इस बात को समझना है ना। तो इस प्लस vm को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये -5vm बनेगा और vm की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो 3 आ जाएगी, आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
है ना। तो ये यहाँ पे -5 Vm बनेगा, वो -15 के बराबर है, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है कि मिरर भी उसी सेंस में मूव कर रहा है जिस सेंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बहुत इजी था और कंसेप्ट भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड था, तो अगेन वी कैन पुट इट इन इजी कैटेगरी। स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर से, जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 में एक बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैट से है बच्चों, अगेन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है इस पेपर में, है ना। अभी पहले भी हमने गॉसियन सरफेस वाले कंसेप्ट को यूज़ करके एक सवाल किया क्वेश्चन नंबर 6 में ना। इस क्वेश्चन में क्या अपने को ऐसे एक रीजन दे रखा है, स्फेरिकल रीजन, जिसका रेडियस RA है, और इस रीजन में जो चार्ज की डेंसिटी है वो रेडियली वेरी कर रही है, और वो KR क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ρA, मतलब RA रेडियस तक, इस रेडियस तक जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो रेडियली वेरी कर रहा है, और KR वेयर K इज सम कांस्टेंट। कंफ्यूज मत करना बच्चों, वो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, K इज सम कांस्टेंट, है ना। तो उसका ध्यान रखना, जब आप K को 2K नहीं हो जाए अपने पास, मतलब वो कंफ्यूज मत होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कांस्टेंट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के काम चलाएंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे की जो डेंसिटी है चार्ज की, मतलब A रेडियस से B रेडियस के बीच जो चार्ज डेंसिटी है इस वाले रीजन में ρB, उसको इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है 2K/R। ये 2K/R मेंशन किया इन्होंने इस वाले रीजन में चार्ज की जो डेंसिटी है, और कुछ चीज़ें अपने से पूछ रखी है इन्होंने यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, है ना, क्या क्या ऑप्शन ने पूछ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रखा है इन्होंने, पोटेंशियल निकलवा रखा है B पॉइंट पे, है ना, मतलब B स्फेयर के बाहर। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है, सॉलिड स्फेयर हो गया A एक तरह से आप मान सकते हो, B, तो यहाँ पे बस डेंसिटी अलग अलग है। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों ही रीजन में चार्जेस का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि RA रेडियस तक कितने चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल, एंड RA से RB के बीच में कितना चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल। उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसको मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे फॉलो करना। तो व्हाट वी हैव बेसिकली इज, एक स्फेयर है B रेडियस, RB रेडियस का, और एक और स्फेयर है RA रेडियस का। तो पहले मैं इस स्फेयर की बात कर लेता हूँ जिसका रेडियस RA के बराबर है। इसमें अगर मैं चार्ज निकालने की कोशिश करूं तो इस वाले में एक मैं एलिमेंट्री स्फेयर लूँगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको और मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस वाले स्फेयर में जिसका ओवरऑल रेडियस तो RA है, मैं एक एलिमेंट्री स्फेयर लेता हूँ x दूरी पे जा करके। x दूरी पे जा करके मैंने एक एलिमेंट्री स्फेयर लिया है जिसका विड्थ dx है। ये शेल की तरह आप मान सकते हो, है ना, ये जो है ये एक शेल की तरह आप मान सकते हो। इसका चार्ज मैं लिखता हूँ, है ना। इसका चार्ज लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका वॉल्यूम 4πx² dx, उस एलिमेंट्री शेल का वॉल्यूम लिखा है मैंने, वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज कंटेंट है, ये वाला वॉल्यूम, है ना। उसका डेंसिटी अपने को क्वेश्चन में KR गिवन है, ये K कोई कांस्टेंट है, और रेडियस को x बोल लेता हूँ, है ना, दिस इज x रेडियस का ये शेल लिया है मैंने। तो ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का, है ना। ये हो गया चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम हो गया, सॉरी, ये वॉल्यूम हो गया उस शेल का, तो एलिमेंट्री शेल का, और ये चार्ज डेंसिटी है। इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, x जो है उसको वेरी कराते हुए 0 से लेकर के RA तक। क्वेश्चन में RA को 1 दिया हुआ है, सब कुछ SI यूनिट में क्वेश्चन में मेंशन था, तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, है ना। तो ये K कांस्टेंट अपने पास बाहर आ जाएगा, और ये 4π भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन अपने पास बचेगा x⁴/4, है ना। और इसमें लिमिट्स को पुट करें 0 से 1, RA की वैल्यू 1 दी हुई है सवाल में, आप देख भी सकते हैं, है ना। ये RA जो है क्वेश्चन में इन्होंने केस एज्यूम दैट, है ना, ये एक बार पढ़ लें एक बार, यहाँ पे RA का वैल्यू 1 है, इसको यूज़ किया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये K है, ये K कोई कांस्टेंट है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इनटू 4π। अब 1 पुट करने पे ये अपने को 1/4 मिलेगा यहाँ पे, है ना, -0। तो ये मिल रहा है अपने को, इसको आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट इज Kπ। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड है RA रेडियस तक। B रेडियस तक RA से RB के बीच में क्या चार्ज है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वाले रीजन में बच्चों जो अपने पास चार्ज डेंसिटी थी दैट वाज 2K/R। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको बैक जा करके। तो जो डेंसिटी है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2K/R है चार्ज डेंसिटी। तो इसको यूज़ करते हुए सिमिलर वे में, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री शेल लेकर के चार्ज लिखकर इंटीग्रेट किया था,
सिमिलरली इस बार मैं लिमिट्स को आर ए से आर बी पुट कर दूंगा और सेम इंटीग्रेशन में करता हूँ। इस बार जो डेंसिटी है उसको अपने को लेना है 2k/r, है ना, 2k/r। r को मैं x लिख लेता हूँ क्योंकि एलिमेंट्री शेल के लिए वो बेसिकली x रेडियस पे होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो 2k/x और वॉल्यूम ऑफ शेल हो गया 4πx² dx, है ना। इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। आर ए की वैल्यू 1 है और मैं फाइनल लिमिट को आर बी के टर्म्स में ही लिखता हूँ। तो ये एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अपने पास ऊपर बच रहा है 2k इंटू 4π दैट इज 8k π, एक तो ये टर्म बच रही है और x इंटीग्रेट होकर के x²/2 बनेगा। तो ये इंटीग्रेट होकर के x²/2 बनने वाला है। इसके लिमिट्स पुट करें 1 से आर बी तक। तो ये 2 को यूज़ करके यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ और कैंसिल आउट कर दिया। ये बच रहा है अपने पास 4k π और यहाँ पे लिमिट्स पुट करें तो ये RB² है -1, ये टर्म बचेगी अपने पास। तो बच्चों ये एक तरह से चार्ज हो गया, है ना, जो A से RB के बीच में है। तो ओवरऑल चार्ज में लिख लेता हूँ एक बार, है ना। ये k π यहाँ पे था अपने पास और एक टर्म यहाँ पे बन रही है ना। तो इसको सम करें तो टोटल चार्ज आ जाएगा अपने पास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आगे जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है RB की वैल्यू को √3/2 लेने को कहा इन्होंने और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड। तो अगर RB की वैल्यू √3/2 हुई और नेट चार्ज इनक्लोज्ड पूरा 0 हो गया तो हम गॉस लॉ से बता पाएंगे कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अगर नेट चार्ज 0 नहीं हुआ इस RB की वैल्यू को ये लेने पे, तो हम बोल सकते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो देखते हैं क्या √3/2 पुट करने पे RB को क्या होता है। तो मैं RB को एक बार फर्स्ट ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं। तो वी आर चेकिंग ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो चार्ज आएगा QB चार्ज बोल लेते हैं, लेट अस कॉल इट QB, है ना, और इसको मैं QA बोल लेता हूँ, लेट अस कॉल इट QA, है ना। तो ये है अपने पास। तो इसको पुट करते हैं √3/2। तो ये 3/2 बनने वाला है यहाँ पे। ये बनेगा 4k π 3/2 √3/2 का स्क्वायर -1 विल बी 1/2, है ना। तो क्या मिल रहा है बच्चों अपने को, यहाँ से देखते हैं अपन। ये मिलेगा अपने को 2k π मिलेगा यहाँ से, है ना। तो 2k π चार्ज आ गया और उधर k π है, तो सम 0 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ए तो अपना रॉन्ग प्रूव हो गया। बी, RB को 3/2 लेने को कहा इन्होंने कि RB को 3/2 लें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी बोला है। तो क्योंकि ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे क्या है, रो r के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। स्टिल मैं पोटेंशियल को पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान के लिख सकता हूँ बाहर के पॉइंट पे। तो मैं बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल को लिख सकता हूँ k इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को सम करें और उस वक्त RB की वैल्यू अपने को जो लेने को बोली गई है, अब RB की वैल्यू अपने को बोली गई 3/2 के बराबर। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। तो 3/2 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये 9/4 बनेगा, है ना। तो उस पर्पज से अगर QB की वैल्यू निकालते हैं तो QB की वैल्यू अपने को मिलेगी 4k π। ये के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये के कांस्टेंट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है, इसका ध्यान रखें। तो 4k π, है ना, और ये बनेगा 9/4, है ना। 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो बेसिकली 9/4 -1 है बच्चों, तो ये 5/4 बनेगा। दिस विल बी 5/4, है ना, ये 5/4 बन जाएगा। और वो जो चार्ज है ये k π के बराबर है, QA, है ना, k π। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये QB लिखा है मैंने, है ना, और ये QA लिखा है। तो RB को मैंने 3/2 पुट करके जो चार्ज आया वो लिख लिया मैंने। पोटेंशियल लिख रहा हूँ मैं तो KQ अपॉन रेडियस, रेडियस में RB यहाँ पे लिखूंगा मैं, है ना। RB की वैल्यू अगेन 3/2 पुट करना है मेरे को। देखते हैं ये क्या बनता है। ये 4 बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5πk हो गया, ये k π, तो 6πk हो गया ना, जैसे 6πk। ये k कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 4πε0। RB की वैल्यू 3/2 है अपने पास, तो ये 3/2 भी यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो ये 3 जो है इस 3 से कट के ये यहाँ पे 2 बनने वाला है और ये 2 और 2 कैंसिल आउट होकर के इस 4 से कटने वाला है। ये पाई भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो व्हाट वी हैव इज एक्चुअली k/ε0 एंड दिस इज पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी। तो जो ऑप्शन था अपने पास बच्चों उसमें भी इन्होंने यही दे रखा है k/ε0, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये करेक्ट हो गया अपना बी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन पे आते हैं। RB के लिए इन्होंने 2 लिखा है और टोटल चार्ज पूछा है।
तो RB को 2 लेकर के टोटल चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन में सॉल्व करता हूँ। तो जो फर्स्ट QA की वैल्यू है वो तो K पाई अपने पास, वो तो RB पे डिपेंड नहीं कर रही, पर जो ये QB है इसमें RB को 2 रखते हैं। तो RB को यहाँ पे 2 रखेंगे बच्चों, तो ये 4 - 1 3 बनेगा, 3 × 4 12 बन जाएगा। दिस विल बी 12 K पाई, और ये ओवरऑल जो आएगा वो 13 K पाई के बराबर आएगा। जबकि ऑप्शन में अपने पास इसको 15 K पाई बोल रखा है, तो ऑप्शन नंबर C भी हमारा गलत हो गया। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। RB की वैल्यू 5/2 लेने को बोला गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। तो अगर मैं RB को 5/2 ले लेता हूँ तो मैं फील्ड चेक करता हूँ, पहले चार्ज निकाल लेता हूँ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो QA इज अगेन वी नो, QA प्लस QB निकालता हूँ पहले तो QA इज अगेन वी नो K पाई, तो उसको तो K पाई ले लिया मैंने। और QB में RB को 5/2 पुट करना है, आप देख सकते हैं। तो RB को मैं 5/2 पुट करता हूँ इसमें, तो 5/2 पुट करूँगा तो ये बना 25/4। ध्यान देना 25/4, क्योंकि 5/2 पुट किया है इसको। 25/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ये तो ये बन जाएगा 21/4, है ना, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बनने वाला है प्लस 21 K पाई, आप देख सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज 22 K पाई के बराबर आ गया। 22 K पाई चार्ज हो गया, और फ्लक्स जो आएगा दैट वुड बी 22 K पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो फ्लक्स आ रहा है। ऑप्शन में जो दे रखा है वैल्यू, और दे रखा है इन्होंने 13 पाई K बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये तो बच्चों देख सकते हैं अपन, ये तो फ्लक्स आया है, और वो भी 22 का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम अगर अपन बराबर कर भी दें E इंटू पाई आर स्क्वायर के, 4 पाई आर स्क्वायर के, तो वो जो टर्म है, वो जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, वो 13 के बराबर आती हुई नहीं दिखती है अपने को साफ साफ। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन भी गलत होगा, है ना। वो 13 का फैक्टर यहाँ पे लिख रखा है, जबकि इन्होंने तो क्या किया है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया है। और टोटल चार्ज भी तब का लिया है इन्होंने जब हमने RB की वैल्यू को 3/2 लिया था, है ना। तो ये गलत है हालांकि। तो यहाँ पे 22 का फैक्टर बन रहा है फ्लक्स लिखते वक्त, आप देख सकते हैं 22 का फैक्टर बना है 22 K पाई बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वल कर भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो जो टर्म है वो 13 का फैक्टर नहीं बन रहा है अपने पास। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो सिर्फ और सिर्फ B होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सवाल है, और अगेन एक बहुत ईजी सा कंसेप्ट, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है इस सवाल में। तो पेपर 2 का ये सवाल रीड करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन में 2 सर्किट है, सर्किट 1 एंड सर्किट 2 आर शोन इन द फिगर, है ना। रेसिस्टेंसेस दिखा रखे हैं R1 R2 R3, और उनकी वैल्यूज गिवन है, तीनों की वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में मेंशन्ड है। P1 एंड P2 आर द पावर डिसिपिएटेड इन सर्किट 1 एंड 2। तो इसका पावर P1 डिसिपिएटेड है, इसका पावर P2 डिसिपिएटेड है ना। और वो तब है जब S1 S2 को हमने ओपन रखा है। तो मैं पावर 1 और 2 निकालते चलता हूँ साथ साथ, ताकि अपन ऑप्शंस को एक साथ ही पढ़ लेंगे, है ना। तो इस वाले केस में जब S1 को ओपन रखा है, अच्छा यहाँ पे बैटरी के बारे में कुछ कहा है कि आगे पढ़े थे। Q1 Q2 आर द पावर डिसिपिएशंस इन सर्किट। अच्छा बैटरी का शायद ऑप्शंस में है अपने पास इन्फॉर्मेशन, तो एक बार इसको रीड ही करना पड़ेगा अपने को। Q1 Q2 भी पावर डिसिपिएटेड है जब स्विचेस को हमने बंद किया है। तो P1 P2 तब के पावर है सर्किट्स के जब स्विचेस खुले हुए हैं, और Q1 Q2 तब के पावर है इन दोनों सर्किट्स के करस्पॉन्डिंगली जब स्विचेस क्लोज्ड हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में एक्चुअली क्या है, चारों ऑप्शन में अपने पास वोल्टेज सोर्स लगाया हमने 6 वोल्ट का, और A और B के अक्रॉस दोनों ही केस में, और P1 P2 कंपेयर कराया है। अच्छा, तो P1 P2 को हमने तब कंपेयर कराया है जब हमने वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का लगा रखा है, और करंट सोर्स 2 एम्पियर का लगा करके फिर से हमने AB के अक्रॉस पावर चेक कराया है ना। व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट्स, और फिर हमने P1 P2 पावर चेक करवाया है। एनीवेज आगे देखते हैं। व्हेन वोल्टेज सोर्स इज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, तो Q1 और P1 को भी कंपेयर कराया है यहाँ पे हमने। और जब कांस्टेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट्स। अच्छा, तो ये है अपने पास। तो एक केसेस में हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है दोनों तरफ, और एक केस में हमने दोनों तरफ 2 एम्पियर का सोर्स लगाया है। और इस दोनों ही केस में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पावर को कैलकुलेट करें। तो मैं पहले तो इसका R इक्विवेलेंट वगैरह निकाल लेता हूँ पावर कैलकुलेट करने के लिए। देखो बच्चों, जब सर्किट खुली हुई है S1, है ना, तो उस केस में से ना स्विच ओपन, उस केस का R इक्विवेलेंट निकालते हैं सर्किट का। तो R1 1 है,
है ना, तो ये R11 हो जाएगा, ये खुला हुआ है, और R2 इज दिस इज 1, R2 इज 2 ओम, है ना, एंड R3 इज 3 ओम, तो ये 3 ओम के बराबर है, ठीक है। तो ये R1/2 दैट इज दिस इज भी 0.5 ओम, है ना, क्योंकि R1 1 है, उसका आधा। तो इन दोनों को अपन सीरीज में कर लें, ये 5 ओम हो जाएगा, इसके साथ इसको पैरेलल में करें और फिर इसको सम करके सीरीज में करें। तो इसका अगर कैलकुलेशन करोगे बच्चों खुद से, ये हमने कर रखा है यहाँ पे, तो ये R इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पे वो 16/11 के बराबर आएगा, इतना ओम, है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विच ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, है ना, तो ये सर्किट 1 है, सर्किट 1। सर्किट 2 का R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सर्किट 2 का भी R इक्विवेलेंट निकाल के रख लेता हूँ। तो इस केस में आप देख सकते हैं बच्चों, है ना, जब R1 R2 R3 और ये 2R3, ये सारे ही, ये तो सर्किट से ही बाहर हो गया क्योंकि ये तो ओपन है, तो बेसिकली R1 R2 R3 है, इन तीनों का पैरेलल लेना पड़ेगा, तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, तो ये जो अपने पास आएगा वैल्यू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 को सम करो, है ना, तो ये 1/R इक्विवेलेंट आएगा। इसको सॉल्व करना तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपके पास 6/11 ओम आएगा इस केस में, है ना। तो जब सर्किट खुला हुआ है, स्विचेस खुला हुआ है, सर्किट नहीं स्विचेस खुला हुआ है, तो R इक्विवेलेंट अपने को दोनों का पता है, इसका 16/11 आएगा, इसका 6/11 आएगा। अब हम करंट और वोल्टेज लगा करके इसे पावर्स निकाल लेते हैं। तो P1 P2 कहाँ का कंपेयर कराया, ऑप्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट केस में 6 वोल्ट की बैटरी लगा करके P1 P2 को चेक कराया, तो 6 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, तो पावर जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पावर को V²/R, है ना, V²/R से लिखूंगा पावर को। तो V दोनों में ही मैं 6 वोल्ट का लगाऊंगा बैटरी, तो जिस केस में भी R कम होगा उस केस का पावर ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो सर्किट 2 है इसका R कम है, तो इस केस का पावर ज़्यादा आने वाला है, मतलब P2 विल बी मोर। और क्वेश्चन में भी P2 को ही ज़्यादा लिख रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर A होगा, है ना। बी ऑप्शन में भी P1 P2 कंपेयर कराया, लेकिन इस बार करंट के साथ कंपेयर कराया है। तो करंट अगर दोनों में सेम हम रखेंगे तो हम जब पावर लिखेंगे तो पावर को अपन लिखेंगे I²R से, है ना। तो I दोनों में 2 एम्पियर लेना है, तो जिस केस का भी R ज़्यादा होगा उस केस का पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में सर्किट 1 का पावर विल बी मोर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो P1 विल बी मोर। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में अपने पास जो दिया हुआ है इसमें इन्होंने P1 को ज़्यादा दे रखा है, तो B भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, अगेन अब 6 वोल्ट की बैटरी लगाई इन्होंने, है ना, और अब Q1 को P1 से कंपेयर कराया है। तो पहले Q1 को समझने के लिए, है ना, इस Q1 को समझने के लिए अपने को इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे ही S1 को बंद किया हमने, ये रेसिस्टेंस पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है, और वो रेसिस्टेंस शॉर्ट हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट देखते हैं, तो ये 2 और 3 का सीरीज 5 हो गया और ये 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पैरेलल में। तो ये 5 × 1/2 अपॉन 5 + 1/2, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट 1 का। तो ये ऊपर तो 5/2 है अपने पास, है ना, और नीचे ये 5 × 10 + 1 11/2, तो बेसिकली ये 5/11 बच रहा है अपने पास, दिस इज 5/11, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट अपने पास 5/11 आया है। तो Q1 को अगर सोचें अपन, तो Q1 एंड P1 और दोनों को हमने कंपेयर कराया है क्या लगा करके, 6 वोल्ट की बैटरी। तो इसी सर्किट में मैंने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, दोनों ही बार 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, बट एक बार R इक्विवेलेंट अपने पास 5/11 है जब Q1 देख रहे हैं, Q1 मतलब इसको बंद करके देख रहे हैं, और एक बार R इक्विवेलेंट अपने पास 16/11 है जब इसको अपन ओपन करके देख रहे हैं। और क्योंकि वोल्टेज दोनों केस में सेम है, तो V²/R से पावर को कंपेयर करेंगे, जिस केस में R कम होगा उस केस का पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R कम है, मतलब Q1 विल बी मोर देन P1। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में इन्होंने किसको ज़्यादा रखा है, Q1 को ही ज़्यादा रखा है, तो अगेन सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आ गया। सिमिलरली Q1 Q2 को कंपेयर किया है करंट लगा करके दोनों सर्किट में, तो करंट अगर दोनों में सेम है तो I²R से मैं पावर को लिख दूंगा, है ना। तो I दोनों में सेम है, तो जिस केस का R ज़्यादा होगा उस केस में पावर ज़्यादा आएगा। तो स्विच को बंद करने के बाद इस वाले सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आ रहा था वो 5/11 आ रहा था। अब इस सर्किट की तरफ बढ़ते हैं, जब हमने स्विच को बंद कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, है ना, अब इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इसके R इक्विवेलेंट में बच्चों ये R है 1 ओम का, ये है अपने पास 2 ओम का, R3 इज 3 ओम, है ना, और दिस इज 2R3, दैट मीन्स दिस वुड बी 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 6 और 3
इनका पैरेलल आ जाएगा 6/3 दैट इज 2 है ना। तो ये तो 2 हो गया, ये दोनों मिला के 2 हो गया, ये 2 और ये 2 पैरेलल में आकर के 1 हो जाएगा और फिर 1 के साथ पैरेलल में आकर के वो 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इस सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आ रहा है विथ S2 क्लोज्ड, वो R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/2 ओम के बराबर। तो I दोनों में सेम है, I²R। आप ऑप्शन पे आते हैं, इसका R था अपने पास 5/11 है ना, और इसको अपन बोल सकते हैं 5/10, दिस इज 5/10 एंड दिस इज 5/11। दैट मीन्स उसका R ज़्यादा है। Q2 सर्किट करंट दोनों में सेम है, करंट 2 एम्पियर दोनों में सेम है, तो R जिसका ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, तो Q2 पावर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि R उसका 5/10 है और इन्होंने Q1 को ज़्यादा बोल रखा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, Q1 में तो रेसिस्टेंस 5/11 ही है जो कि यहाँ से कम है, तो इसका मतलब Q2 ज़्यादा होना था, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने Q1 को ज़्यादा बोल रखा है। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ABC। तो अगेन कंसेप्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इस सवाल में, लेकिन I²R V²R करके पावर को लिखना थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर थी, तो इसको ईजी टू मॉडरेट के बीच की कैटेगरी का हम मान सकते हैं बच्चों।